नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू फोगाट, BHMS मदर हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं हेयर से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। हेयर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिनका पेशेंट को नॉलेज न होने की वजह से पेशेंट बहुत से हार्मफुल शैम्पू का यूज़ करते हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे केमिकल्स हैं जिनका एक्सेस यूज़ करने की वजह से पेशेंट को पहले तो उनको हल्का फुल्का हेयर फॉल की दिक्कत होती है, लेकिन वो दिक्कत उनकी बढ़ जाती है। उनका ट्रीटमेंट तो हो नहीं पाता, वो चीज़ें एक वर्स कंडीशन की तरफ चली जाती हैं, जिससे पेशेंट को आगे के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी और प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेल डिजीज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है मेल पैटर्न बाल्डनेस, जो अधिकतर मेल्स को देखने में मिलता है। इसमें जो डब्लू शेप पैटर्न हेयर लॉस की दिक्कत आ जाती है पेशेंट की, जो बॉर्डर लाइन होती है स्कैल्प की वो पीछे की तरफ जानी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर अधिकतर फैक्टर दो टाइप से देखने को मिलते हैं, या तो वो हार्मोन वाइज या फिर वो जेनेटिक वाइज। अगर हम इस मेल पैटर्न के बारे में बात करें तो AGA भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसके अंदर सबसे पहले एंड्रोजन, जो एक मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो बॉडी के अंदर काफ़ी ऐसे रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बॉडी के अंदर 5 अल्फा रिडक्टेज के साथ बाइंड करके DHT बना देता है, जिसको बोलते हैं हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जो हेयर्स के रूट्स पे काम करता है, वो हेयर्स के रूट्स को श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हेयर रूट्स को न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके बाद एक नॉर्मली हेयर की साइकिल में डिस्टर्बेंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर की जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्सेस हेयर फॉल भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हेयर थिनिंग, जो बाल हैं वो पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं, और पतले बालों का लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू थिक हेयर के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर दूसरे बारे में बात करें तो जेनेटिक फैक्टर भी काम करता है, जिनको फैमिली हिस्ट्री में हेयर फॉल की दिक्कत मिलती है, उनके फादर को, मदर को, दादाजी को, या इसके अलावा उनके और भी फैमिली हिस्ट्री में जिनको हेयर फॉल की दिक्कत है या गंजेपन की दिक्कत है, वो चीज़ें पेशेंट पे भी काम करती हैं, जिसकी वजह से उनको इनिशियल स्टेज के अंदर ही हेयर फॉल की दिक्कत व गंजेपन से पेशेंट सफ़र करना स्टार्ट कर देता है। अगर इस बीमारी में रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर पेशेंट का स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से पेशेंट के हार्मोन में काफ़ी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसके अलावा दूसरा रिस्क फैक्टर बात करें तो डाइट में, पेशेंट की डाइट में चेंजेस आने की वजह से भी एक्सेस हेयर फॉल की दिक्कत देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर तीसरी बीमारी के बारे में, रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो तीसरा रिस्क फैक्टर इसमें पेशेंट के प्लेस चेंज करने की वजह से काफ़ी लोगों को जो अपने घर से बाहर चले जाते हैं, जिनको उस एरिया में पानी सूट नहीं करता, इसके अलावा वहाँ पे भी उन लोगों को काफ़ी रिस्क फैक्टर हैं। कुछ बच्चों को, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको स्टडी से रिलेटेड टेंशन हो जाती है, उससे रिलेटेड स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से भी मेल पैटर्न बाल्डनेस अधिकतर देखने को मिलता है। और भी ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जो बॉडी के अंदर इसी पैटर्न में काम करते हैं, जिसकी वजह से मेल पैटर्न बाल्डनेस देखने को मिलता है। अगर हम मेल पैटर्न बाल्डनेस की स्टेजेस के बारे में बात करें तो इसकी 7 स्टेजेस होती हैं। स्टार्टिंग में इनिशियल में बॉर्डर लाइन हल्की सी पीछे की तरफ जानी स्टार्ट होती है, उसके बाद पेशेंट को और पीछे की तरफ, सेकंड स्टेज में और पीछे की तरफ जानी स्टार्ट हो जाती है। अगर थर्ड स्टेज के बारे में बात करें तो पेशेंट के जो वर्टेक्स रीजन होता है, यहाँ के बालों के अंदर डेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा काफ़ी लोगों के वर्टेक्स रीजन के बाल चले भी जाते हैं थर्ड स्टेज के अंदर। और एडवांस स्टेज के बारे में बात करें तो बॉर्डर लाइन पीछे की तरफ और जाने स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा वर्टेक्स रीजन के हेयर थिनिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे वहाँ के हेयर। इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरिया जहाँ पे हेयर रूट्स बिल्कुल ही डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर 5th स्टेज के बारे में बात करें तो इसकी और एडवांस स्टेजेस होती हैं। ऐसे ऐसे करके लास्ट की 7 स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर पेशेंट के पूरे स्कैल्प के बाल चले जाते हैं। 2 जगह के बाल रुकते हैं पेशेंट के, एक तो टेम्पोरल रीजन के, इसके अलावा जो ओसिपिटल रीजन होता है, ये वाले बाल होते हैं, खाली ये वाले बाल रुकते हैं 7 स्टेज के अंदर। ये वाले बाल इस बीमारी के अंदर नहीं जाते हैं। इसके अलावा अगर हम फीमेल पैटर्न के बारे में बात करें तो जो हमारा स्कैल्प का सेंटर का रीजन होता है, ये वाला, जिसमें काफ़ी लेडीज़ मांग भरती हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके अंदर जो डेंसिटी है वो
काफ़ी कम हो जाती है। इसकी भी 9 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग एरिया की स्कैल्प के अंदर हेयर की डेंसिटी है वो कम हो जाती है। ऐसे और बहुत ऐसे कारण हैं जिसमें महिलाओं को हेयर फॉल की दिक्कत देखने को मिलती है, यह भी उस बीमारी के अंदर काउंट होते हैं। इसके अगर इस फैक्टर के बारे में बात करें तो इसमें भी स्ट्रेस का एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से काफ़ी महिलाओं को हेयर फॉल की दिक्कत देखने को मिलती है। काफ़ी लेडीज़ के अंदर थायराइड की भी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से भी फीमेल पैटर्न बाल्डनेस देखने को मिलता है। इसके अलावा डाइट और प्लेस चेंजेस की भी प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर अधिक देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल की दिक्कत अधिक फेस करने को मिलती है। अगर इसकी रिकवरी के बारे में बात करें तो इसकी पेशेंट अगर इनिशियल कंडीशन में पेशेंट आता है तो पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती हैं। अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस को इनिशियल टाइम में ही पेशेंट अपने बीमारी के प्रति एक तरह से जागरूक हो जाता है तो पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलती। उनकी जो बॉर्डर लाइन है वो इनिशियल टाइम में ही उसको ईजिली रोक सकते हैं। इसके अलावा और जितनी एडवांस कंडीशन होती जाती है पेशेंट को उतनी ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है फ्यूचर के लिए, वह उतना ही पेशेंट को लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है हेयर फॉल के लिए। काफ़ी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जिसमें पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचता है, जिसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है पेशेंट घर पे देसी नुस्खे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को ईजीली इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। पेशेंट को सबसे पहले अगर मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे उसको टेंशन से रिलीफ मिले, अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए, जो एक रिस्क फैक्टर होता है इस बीमारी के अंदर। अगर उस चीज़ को हम बॉडी से जितना इजीली रिकवर कर देंगे तो वो चीज़ें पेशेंट के लिए बेटर होने वाली हैं उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड। पेशेंट को बालायाम करना चाहिए जो पेशेंट के लिए बेटर होने वाला है, जिससे उनके जिनको सफ़ेद बाल की दिक्कत है वो भी रिकवर हो सकती हैं। इसके अलावा पेशेंट को हेयर लॉस की भी दिक्कत है, उसमें भी पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्राणायाम हैं जिनको करने से स्कैल्प का सर्कुलेशन भी इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा जिन पेशेंट को एक्सेस हेयर लॉस की दिक्कत है वो अपना ऑयल और शैम्पू चेंज करें। इसके अलावा कभी भी गीले बालों पे कोम ना करें। लहसुन और प्याज और गार्लिक, जिसे हम कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, ठीक है, ये तीनों का लेप स्कैल्प के ऊपर लगाना चाहिए, जिससे स्कैल्प का ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हो। इसके अलावा नए हेयर रूट्स के अंदर ग्रोथ हो पाए। जो पेशेंट जिसको हम देसी भाषा में अमर बेल बोलते हैं, अगर अमर बेल का पेशेंट लेप लगाता है तो उसके अंदर भी सोखने की क्षमता अधिक होती है, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट में देखा गया है नए हेयर रूट्स, नए फॉलिकल्स भी ग्रो होने के लिए एक बेटर काम करता है। जिनके हेयर रूट्स श्रिंक होते जाते हैं उनके लिए भी ये देसी नुस्खा भी बहुत ही कारगर देखा गया है। इसके अलावा अगर आपको ये सभी नुस्खे आप घर पे आजमा चुके हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दिया है, आप फ्री में राय ले सकते हैं अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड। जिन महिलाओं और पुरुषों को हेयर से रिलेटेड और कोई इशू है या डिजीज़ है तो वो हमसे बात कर सकते हैं। हम उससे रिलेटेड डिजीज बीमारी के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।